भाइयों बहनों, मैं आपके ध्यान में कुछ ऐसी बातें लाना चाहता हूं जिनको हम सब इस वर्तमान व्यवस्था में रहते हुए भी कर सकते हैं और बहुत बड़े परिणाम उनसे हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारी वर्तमान व्यवस्था बदल जाए जो अंग्रेजियत पर आधारित है, कॉलोनियल माइंडसेट पर आधारित है, ये हमारा उद्देश्य है। लेकिन जब वो बदले तब बदले, नई व्यवस्था जब आए तब आए। नई व्यवस्था आने तक हम ऐसे ही शांत बैठे रहें, इंतजार करते रहें, उसके बजाय कुछ अभिक्रम करें, कुछ प्रयास करें और इस वर्तमान व्यवस्था में जो हमारे पास स्पेस है उसका इस्तेमाल करते हुए भारत स्वाभिमान के लिए क्या कर सकते हैं, आपके ध्यान में कुछ छोटी छोटी बातें लाना चाहता हूं। एक मेरे उदाहरण से बात शुरू करता हूं। आप में से जो न्यायविद भाई बहन दिल्ली से आए होंगे उनको ये बात की जानकारी है कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। इसी वर्तमान व्यवस्था में रहते हुए सारी सड़कों पर सीएनजी गाड़ियां चलने लगी हैं। आपको मालूम है कि पहले दिल्ली में डीजल पेट्रोल से धुआं उड़ाती हुई, प्रदूषण फैलाती हुई गाड़ियां दौड़ा करती थी और उनके कारण बहुत सारे लोगों को दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारियां होती थी। अब उस दिल्ली में स्वच्छ वाहन, अच्छे वाहन दौड़ने लगे हैं। सड़कों पर ऑटो रिक्शा भी सीएनजी के हैं, सड़कों पर बस भी सीएनजी की हैं, अन्य गाड़ियां भी सीएनजी की आ गई हैं। और दिल्ली को देखते हुए अब मुंबई में भी शुरू हो गया है, फिर चेन्नई में शुरू हो गया है, बेंगलोर में शुरू हो रहा है, अहमदाबाद में शुरू होने जा रहा है, सिकंदराबाद में शुरू होने जा रहा है। भारत के 10 बड़े शहरों में अब सीएनजी वाहन, फिर उसके बाद छोटे छोटे कई शहरों में जैसे नागपुर में शुरू हो रहा है, औरंगाबाद में शुरू होने जा रहा है, पुणे में शुरू होने जा रहा है। एक सिलसिला शुरू हो गया। और ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ आप जानते हैं कि आपके जैसे ही एक दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के भाई हैं, न्यायविद हैं, एडवोकेट हैं, एमसी मेहता, उन्होंने एक पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि ये प्रदूषण जानलेवा हो गया है और लिमिट के बाहर चला गया है। तो एमसी मेहता की पिटीशन फाइल हुई। उसके बाद सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट जैसी एक संस्था उनके साथ आई और उन्होंने सारे आंकड़े और दस्तावेज इकट्ठे करके सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए। आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और सारे डीजल पेट्रोल के वाहन बंद हो गए। और आपको ये भी मालूम है कि सरकार ने पूरी ताकत लगाई इस फैसले को रोकने के लिए कि ये फैसला ना आए। इसके लिए तमाम तरह के कुतर्क सरकार की तरफ से दिए गए। दिल्ली सरकार ने यहां तक कह दिया सुप्रीम कोर्ट में कि कोर्ट चाहे तो आदेश दे दे लेकिन हम इसका पालन नहीं कर पाएंगे और कोर्ट की अवमानना के लिए जेल जाने को तैयार हैं। दिल्ली सरकार का ये स्टैंड था। भारत सरकार का दिल्ली सरकार जैसा ही स्टैंड था। वो बार बार कहती थी कि हम कोर्ट की किसी आदेश की पालना नहीं कर पाएंगे, भले कोर्ट चाहे तो ये आदेश दे दे। लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया, सरकार ने उसका पालन किया, दिल्ली सरकार ने भी पालन किया, भारत सरकार ने भी पालन किया। थोड़ी तकलीफें आई। उसमें पहली तकलीफ ये आई कि जब पहली बार आदेश आया और सारे वाहनों को सीएनजी करना पड़ा तो ऑटो रिक्शाओं की लाइन लगती थी, पेट्रोल पंप की जगह सीएनजी स्टेशन आए उन पर, बसों की लाइन लगती थी, जल्दी गैस नहीं मिलती थी, ये सब हुआ। लेकिन धीरे धीरे अब सब खत्म हो गया है। माने दिल्ली अब नॉर्मल हो गई है। दिल्ली में आसानी से गैस उपलब्ध है। और आंकड़ों की जो बात अगर की जाए तो ये दिल्ली अकेले की नहीं, पूरे हिंदुस्तान के 680 शहरों में सीएनजी वाहन चल जाएं, इतनी गैस हमारे पास है। 440 साल तक हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी गैस हमारे पास है, भारत देश के पास है। भारत के पास गैस के बहुत बड़े भंडार हैं। राजस्थान में बड़े भंडार हैं, गुजरात में बड़े भंडार हैं, राजस्थान गुजरात की सीमाओं पर बड़े भंडार मिले हैं, आंध्र प्रदेश में कावेरी बेसिन में बहुत बड़ा भंडार है। अब पता ये चल रहा है कि गल्फ देशों में जितना गैस का भंडार नहीं है उससे ज्यादा अकेला भारत देश में है। तो हमारे पास जब गैस भी उपलब्ध है और सुप्रीम कोर्ट का सहयोग और समर्थन भी मिला, इतना बड़ा काम इस देश में हो गया। और मैं मानता हूं कि अगले 10 साल में भारत के सभी छोटे बड़े शहरों में सीएनजी वाहन होंगे। ये आपको मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि बहुत अंधियारे में, बहुत घटाटोप में आशा की एक किरण जैसा है। ऐसे ही
एक दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे देश में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, इसके बावजूद जंगल बहुत कटते हैं और पहाड़ हमारे सूने हो रहे हैं। लेकिन इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में समय समय पे याचिकाएं आई, बहुत सारे हाई कोर्ट्स में समय समय पे याचिकाएं आई, और पेड़ों का जो अवैध कटाई था वो काफी कुछ हद तक बंद हुआ। अपने इस उत्तराखंड में बहुत बड़ा आंदोलन चला जिसका नाम था चिपको आंदोलन, जिसमें माताएं बहनें पेड़ से जाकर लिपट जाती थी और ठेकेदारों को कहा जाता था कि अगर पेड़ काटना है तो पहले इनका सिर काटो। तो ठेकेदार भी डर गए, सहम गए। तो लोगों की तरफ से वो चिपको आंदोलन चला। चंडी प्रसाद जी भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा जैसे बड़े लोग उसमें शामिल रहे। राधा बहन भट्ट जैसी तेजस्वी महिला उस आंदोलन की अगुवाई करती हुई रही। तो इन चीजों ने हमारे सुप्रीम कोर्ट को भी प्रेरित किया और हाई कोर्ट्स को भी प्रेरित किया, और जगह जगह अवैध कटाई रोकी गई, जंगल कटने बंद हुए। पहाड़ों पर इसी तरह से अवैध खनन बहुत होता है, आप जानते हैं, इलीगल माइनिंग बहुत होती है, क्योंकि हमारी धरती के नीचे बहुत सारा भंडार जमा पड़ा है, कोयले का भंडार है, तरह तरह के पत्थर हमारी धरती के नीचे से निकलते हैं। तो उसके कारण बहुत जगह पर माइनिंग चलती रहती है, कुछ लीगल होती है, कुछ इलीगल होती है। उसके खिलाफ भी हमारे देश में कई संगठन सक्रिय हुए और समय समय पर जनहित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आई, और अब आप जानते हैं कि बहुत सारे स्थानों पर ये माइनिंग बंद हो चुकी है। भारत देश का ये मथुरा और वृंदावन के बीच का इलाका है जिसको ब्रज प्रदेश कहा जाता है, भयंकर माइनिंग होती थी, अभी पूरी तरह से बंद है। इसी तरह से अरावली की पहाड़ियों पर बहुत माइनिंग हुआ करती थी राजस्थान में, अभी वो पूरी तरह से बंद है। तो हमारे देश में समय समय पर आपके जैसे कुछ न्यायविद लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की मदद ली, हाई कोर्ट की मदद ली, और इतने बड़े काम हुए हैं, इनकी लिस्ट पूरी गिनाना समय खराब करने जैसा होगा। 2-3 बातें मैंने आपके ध्यान में लाई हैं। आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आए हैं पिछले 10 वर्षों के और हाई कोर्ट्स के जो जजमेंट हैं वो वेबसाइट पे उपलब्ध हैं, उसको देख सकते हैं। मैं आपके ध्यान में इन उदाहरणों से एक बात ये लाना चाहता हूं कि बहुत अंधकार में, पूरे भ्रष्टाचार में डूबी हुई व्यवस्था में हमारे देश की आज की सारी घटाटोप में भी आशा की कोई किरण है जो हम देखते हैं, कोई एक दीपक है जिसे हम जला सकते हैं। तो अब मैं मूल प्रश्न पर आता हूं, मूल विषय पर आता हूं, वो ये कि आप अगर यहां से लौटने के बाद अपने अपने जिले स्तर पर, अपने अपने मंडल स्तर पर, अपने अपने राज्य स्तर पर, या लगे तो देश के स्तर पर कुछ समूह बनाकर ऐसे काम शुरू करें और कुछ ऐसी जनहित याचिकाएं अलग अलग अदालतों में आप सब न्यायविदों की तरफ से दाखिल की जाएं, हो सकता है कि उनमें इसी तरह के फैसले आए और इतिहास बदल जाए, नया इतिहास लिख जाए। उस दृष्टि से कुछ विषय मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। बहुत आसानी से आप जिन पर जनहित याचिकाएं कर सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप कोर्ट के सामने उन सब बातों को ला सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने किसी बात को लाने का माने है देश के मीडिया में वो बात का आना। आप किसी बात को समाचार पत्र में छपवाने के लिए, प्रकाशित करवाने के लिए हाथ पैर रगड़ेंगे, हजारों लाखों रुपए देंगे, खर्च करेंगे, तो भी बात वो कॉलम इतने से में ही आएगी। लेकिन अगर वही बात आपकी जनहित याचिका के रूप में मंजूर होती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो बिना किसी प्रयास के अपने आप पूरे देश में वो फैल जाएगी। हिंदुस्तान के सारे बड़े अखबारों के, सारे बड़े समाचार पत्रों के प्रमुख जो संवाददाता होते हैं हर समय अदालत में मौजूद रहते हैं ये देखने के लिए कि कौन सा नया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आज एडमिट हुआ है और किस में सरकार को नोटिस इशू हुआ है। तो मैं आपके ध्यान में कुछ विषय लाना चाहता हूं, मैं भी आपके साथ इस विषय में मदद करूंगा। आप और हम सब मिलकर इस विषय को तैयार करके कोर्ट के सामने रख सकते हैं। कुछ प्रमुख विषय हैं जिन पर बहुत आसानी से हम पिटीशन कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाएं तो 2 आधार चाहिए हमें। एक आधार तो ये चाहिए कि क्या हमारे देश के संविधान के द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार का उल्लंघन हो रहा है किसी काम से, तो हम
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का, किसी समूह के मौलिक अधिकार का, वो समूह किसी भी आधार पर गठित हुआ हो, को हमारे फंडामेंटल जो राइट्स हमें मिले हैं संविधान में, उनका कोई हनन और उल्लंघन हो रहा है सरकार के किसी काम से या सरकार के किसी कानून से, तो हम पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और कोर्ट की जिम्मेदारी है, क्योंकि कोर्ट जो हमारे देश में है वो संविधान का संरक्षक माना जाता है, तो कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो संविधान का संरक्षक होने के नाते आपकी पिटीशन को स्वीकार करे और आपको न्याय दे जो आप चाहते हैं। दूसरा आधार यह है कि अगर संसद के बनाए गए किसी कानून का उल्लंघन हो रहा है, संसद के बनाए गए किसी कानून का उल्लंघन कोई व्यक्ति के द्वारा हो रहा है, व्यक्ति समूहों के द्वारा हो रहा है, किसी कंपनी के द्वारा हो रहा है या निहित स्वार्थी तत्वों के द्वारा हो रहा है, तो भी आप कोर्ट के संज्ञान में ये बात ला सकते हैं और आपकी बात को पिटीशन के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। बहुत अच्छा हुआ है हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने इतनी सक्रियता दिखाई है कि 50 पैसे के पोस्ट कार्ड पर लिखा हुआ कोई वाक्य भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मान लिया जाता है। माने कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, आपने कोई गहरी बात सीधे सच्चे सरल शब्दों में 50 पैसे के पोस्ट कार्ड पर लिखकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम से छोड़ दिया है, तो कई बार वो पोस्ट कार्ड जो है पिटीशन के रूप में स्वीकार हुआ है और कोर्ट ने नोटिस दिए हैं और उस पर बड़े फैसले आए हैं। इसकी लिस्ट है, सैकड़ों फैसले की लिस्ट है, वो पढ़ के मैं समय खराब नहीं करूंगा आपका। तो इतना आसान अगर हो गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट्स की तरफ से, कि 50 पैसे के पोस्ट कार्ड पर भी PIL हो सकता है, तो क्यों ना हम इस स्पेस का लाभ उठाएं जो हमें मिला हुआ है। तो क्या क्या विषय हो सकते हैं? एक विषय मेरे ध्यान में आता है जिस पर मैं पिछले 17-18 साल से काम कर रहा हूं। हमारे भारत देश में इस समय 5000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां व्यापार कर रही हैं। इनमें सबसे ज्यादा कंपनियां अमेरिका की हैं, फिर बाद में जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, ब्रिटेन की हैं, फिर उसके बाद लैटिन अमेरिका के देशों की हैं। माने यूरोप और अमेरिका की 70% से ज्यादा कंपनियां हैं, बाकी एशिया और अफ्रीका के देशों की हैं। इन कंपनियों के द्वारा भारत के हर नियम और कानून का उल्लंघन होता है, हर नियम और कानून का उल्लंघन होता है। हमारी संसद ने जितने तरह के कानून बनाए हैं देश की रक्षा के लिए, संपत्ति की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, सबका उल्लंघन एक तरफ से ये कंपनियां करती हैं और उसके प्रमाण उपलब्ध हैं, बशर्ते कि हम सब कमर कस के तैयार हो जाएं उन प्रमाणों को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने के लिए और उस पर कोई फैसले लेने के लिए। एक उदाहरण मैं आपको दूं, हिंदुस्तान में काम करने वाली जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं, सभी एक कानून का उल्लंघन करती हैं। उनके साथ एक समझौता होता है सरकार का, जिसको आप सब जानते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। तो MOU में जो शर्तें होती हैं, एक भी शर्त को एक भी कंपनी नहीं मानती। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देके बताऊं, हमारे देश में अमेरिका की 2 कंपनियां हैं, एक का नाम है पेप्सी कोला, दूसरे का नाम है कोका कोला। इनके साथ भारत सरकार का जब MOU साइन हुआ तो उसमें शर्त है कि ये दोनों कंपनियां जब $5 विदेशों से कमाकर भारत को लाकर देंगी, तब ये $1 भारत से ले जाने की अधिकारी होंगी। माने ये कंपनियां भारत से अगर पैसा ले जाना चाहें तो $1 ये तब ले जाएंगे जब $5 कमाकर भारत के धन कोष में जमा कर देंगे। आप जानते हैं भारत का विदेशी मुद्रा कोष होता है, विदेशी मुद्रा भंडार होता है। तो $5 विदेशी मुद्रा भंडार में ये एक पेप्सी और कोका कोला जब जमा कर देगी लाकर, एक्सपोर्ट करके, तब ये $1 का इंपोर्ट करेंगे। ये इनके MOU में कंडीशन है। लेकिन पिछले 17 वर्षों में दोनों कंपनियों ने इस कंडीशन का आज तक पालन नहीं किया है। आंकड़े ये बताते हैं कि ये कंपनियां $5 यहां से लेके जा रही हैं, तब $1 लेके आ रही हैं। तो MOU की जो सबसे प्रमुख शर्त है उसका उल्लंघन हो रहा है। हमारी सरकार के द्वारा मंत्रालय ने जो साइन किया है एग्रीमेंट, उसका उल्लंघन हो रहा है। हम इनको कोर्ट में घसीट सकते हैं और बहुत आसानी से इस पर फैसला ले सकते हैं। एक इसी तरह की MOU की शर्त है कि पेप्सी और कोका कोला कंपनी भारत देश में सॉफ्ट ड्रिंक नहीं बेचेगी।
पानी जो बोतल में भरा हुआ जिसको कार्बोनेटेड वाटर कहते हैं वो नहीं बेचेंगे। इनका भारत में आने का मुख्य मकसद है और एमओयू की कंडीशन है कि भारत के किसानों का आलू, टमाटर, प्याज, गोभी, पत्ता गोभी, गाजर आदि आदि जो फल हैं, सब्जियां हैं, जो हर साल 60,000 करोड़ के खराब हो जाते हैं, उनको प्रोसेस करके ये भारत में और भारत के बाहर विदेशों में बेचेंगे। प्रोसेस करके बेचेंगे, कच्चा माल भी नहीं बेच सकते, प्रोसेस करके बेचेंगे। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश में यह है कि इन कंपनियों का जो प्रोसेस किया हुआ टमाटर, आलू आदि का खाद्य पदार्थ है वो बहुत मामूली सा बिक रहा है और पूरे हिंदुस्तान में इनका सॉफ्ट ड्रिंक बिक रहा है जो बेचने की इनको परमिशन नहीं है। फिर एक तीसरी कंडीशन है एमओयू की, वो ये है कि पेप्सी और कोका कोला कभी भी अपने ब्रांड नेम से कोई चीज भारत में नहीं बेचेंगे। माने पेप्सी नाम से कुछ नहीं बिकेगा, कोका कोला नाम से कुछ नहीं बिकेगा, वो अपने ब्रांड नेम का भारत में इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश में एमओयू की ये शर्त का भी वो उल्लंघन कर रहे हैं, उनके अपने ब्रांड नेम से सारी चीजें इस देश में बिक रही। फिर एक एमओयू की शर्त है जो बहुत महत्व की है कि पेप्सी और कोका कोला वाले कहीं भी फैक्ट्री लगाएंगे और वहां अगर पानी की जरूरत उनको पड़ेगी, मान लीजिए साल में एक फैक्ट्री को 10 लाख लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, तो पहले वो 10 लाख लीटर बारिश का पानी जमीन के नीचे डालेंगे जिसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, तब वो 10 लाख लीटर पानी निकालकर इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन इनके किसी भी कारखाने में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कोई सिस्टम नहीं है, एक बूंद पानी भी जमीन में नीचे नहीं डालते हैं, वो सारा जमीन में से निकाल रहे हैं और गांव के गांव पानी से वंचित हो गए हैं। अगर यहाँ राजस्थान के कोई न्यायविद आए होंगे तो उनके लिए मैं कह रहा हूं, आप एक छोटी सी टीम बनाइए, जयपुर के पास एक गांव में जाइए, उस गांव का नाम है काला डेरा। उस काला डेरा में पेप्सी कोला का प्लांट लगा हुआ है। उन्होंने पिछले 4-5 साल में पानी इतना निकाल लिया है जमीन से कि काला डेरा गांव के आसपास के 50 गांवों का पानी सूख गया है। अब उस गांव के किसानों को पीने के लिए पानी लाने के लिए टैंकर मंगाना पड़ता है, 3-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है जानवरों के पानी की व्यवस्था के लिए। सारा पानी पेप्सी कोला कंपनी ने खर्च कर दिया। ऐसी एक नहीं बहुत सारी शर्तें हैं। एक शर्त यह है कि पेप्सी कोला और कोका कोला कंपनी भारत में आएगी, एक भी व्यक्ति का रोजगार अगर उनके कारण जाएगा तो कंपनी की जिम्मेदारी होगी, माने वो किसी को बेरोजगार नहीं कर सकते। लेकिन इन दोनों कंपनियों ने भारत में आकर क्या किया, हमारे देश के जो स्वदेशी बॉटलिंग प्लांट थे, आपको मालूम है एक कैंपा कोला हुआ करता था, एक 777 हुआ होता था, एक फेंटा हुआ करता था, तो ये स्वदेशी बॉटलिंग प्लांट थे सॉफ्ट ड्रिंक्स के, इन सबको टेक ओवर किया पेप्सी और कोका कोला ने, खरीदा। फिर इनमें से हजारों कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया और बहुत थोड़े से कर्मचारियों के साथ उनका अब बॉटलिंग प्लांट चल रहा है। तो मैंने आपको ये पेप्सी कोला का नाम लेके कहा, इनके एमओयू की एक भी शर्त ये नहीं मानते हैं, सब शर्तों का उल्लंघन करते हैं और धड़ल्ले के साथ भारत में व्यापार करते हैं। तो हम सब अगर न्यायविद इस पर काम करें और एक अच्छी सी पिटीशन ड्राफ्ट करें और हिंदुस्तान के अलग अलग अदालतों में, मेरा यह मानना है कि हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जहां पेप्सी और कोका कोला का प्लांट है, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम पिटीशन फाइल करें। बाद में वो हाई कोर्ट जाएगा तब देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएगा तब देखेंगे। हर जिला अदालत में ये पिटीशन फाइल हो जाएं और एक साथ भारत के 680 जिलों में पिटीशन आ जाएं, तो पेप्सी और कोका कोला वालों की नींद हराम तो हम कर ही सकते हैं। हिंदुस्तान से उनको भगाने की रास्ते तो खोल ही सकते हैं। उनको पता क्या चल जाएगा कि संसद में बैठे हुए 545 एमपीज जो आज तक उनका समर्थन कर रहे हैं, अब उससे बड़ी ताकत हिंदुस्तान के जिलों में खड़ी हो गई है जो इनकी खाट खड़ी कर देंगे या इनकी जड़ खोद देंगे। तो बहुत आसानी के साथ हम एक फैसला किसी भी अदालत से, आपको मालूम है हिंदुस्तान के संसाधनों के बारे में इस देश की सरकार का बहुत स्पष्ट अभिप्रेत है, वो ये कि पानी सबसे पहले खेती के लिए है, उसके बाद जानवर और मनुष्यों के लिए है, उसके बाद उद्योगों के लिए है और सबसे अंत में बचे तो गैर जरूरी उद्योगों के लिए है। पेप्सी और कोका कोला का जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो हमारे देश की परिभाषा के अनुसार गैर जरूरी है, अननेसेसरी इंडस्ट्री है। उसके लिए पानी तो सबसे अंत में है। सबसे पहले पानी खेती के लिए, दूसरे नंबर पर हमारे और जानवरों के पीने के लिए, और उसके बाद
इंडस्ट्रीज के लिए, और इंडस्ट्रीज में भी एसेंशियल इंडस्ट्रीज के लिए पहले, नॉन एसेंशियल्स के लिए सबसे अंत में। तो पेप्सी कोक की इंडस्ट्री नॉन एसेंशियल है, हम इनको आसानी से अदालत में खड़ा कर सकते हैं। ऐसे ही और एक दो छोटी बातें बताता हूं। हिंदुस्तान का पैसा विदेशी बैंकों में गया है, आप सभी जानते हैं। स्वामी जी इतने दिनों से ये सब बात कह रहे हैं। अब इस विषय पर सरकार की कान खुली है, आंख खुली है, सरकार ने देखना और सुनना शुरू किया है। उसका परिणाम यह है कि थोड़े दिन पहले हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति का जब अभिभाषण हुआ संसद के दोनों सदनों में, तो राष्ट्रपति ने कहा कि 100 दिन का सरकार का जो योजना बना है काम का, उसमें यह मुख्य मुद्दा है कि विदेशी बैंकों से भारत का काला धन वापस लाना है। लेकिन ये आधा अधूरा है। सरकार ने जो कहा है वो ये कहा है कि जर्मनी के कंट्रोल में जो बैंकें काम कर रही हैं दुनिया में, वहां जो भारत का काला धन पड़ा है वो वापस लाने की बात सरकार कर रही है। स्विट्जरलैंड में जो बैंकें काम कर रही हैं उस धन का बारे में सरकार अभी भी मौन है। और स्विट्जरलैंड के अलावा दूसरे देशों में जो धन पड़ा हुआ है, करीब करीब 110 लाख करोड़ रुपए का धन है सभी बैंकों में मिला के, उस पर सरकार मौन है। तो हम क्यों ना तैयारी करें और सरकार को मजबूर करें। आपको मालूम है, आपके ही जैसे एक न्यायविद हैं, उनका नाम है श्री राम जेठमलानी। उन्होंने जर्मनी के कंट्रोल में जो देश में भारत का पैसा जमा है काला धन, उसको वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन फाइल कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने 29 जुलाई की तारीख तय की है। उस पर खूब जबरदस्त बहस होने वाली है। आप चाहें दिल्ली में अगर रहते हैं तो जरूर 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जाइए। मेरा यह मानना है कि राम जेठमलानी जी ने जो मुकदमा दाखिल किया है वो एक बात को सीमित करता हुआ है। हम चाहें तो अपनी तरफ से, भारत स्वाभिमान की तरफ से, अपने व्यक्तिगत स्तर पर और 2-3 मुकदमे दाखिल कर सकते हैं कि स्विस बैंकों के पैसे का क्या, स्विस बैंकों के अलावा जो दूसरे 60-70 हेवन है, टैक्स हेवन, उनके पैसे का क्या। और फिर होगा क्या, आप जानते हैं एक ही जैसे मुकदमे जब कोर्ट में आ जाते हैं तो सारे मामले क्लब हो जाते हैं। तो क्लब होकर वो एक साथ एक जगह पहुंच जाएंगे, एक बेंच के पास पहुंच जाएंगे। तो हम भी फिर उसमें इंटरवीन करेंगे। राम जेठमलानी अपनी बहस करेंगे, हम भारत स्वाभिमान की तरफ से अपनी बहस करेंगे और उसमें इंटरवीन कर सकेंगे और इस छोटे से मुकदमे को बड़ा मुकदमा बना सकेंगे। और क्या मालूम, कोर्ट का कोई फैसला ऐसा आ गया कि देश में सीएनजी जैसा कोई इतिहास बन जाए और कोर्ट सरकार को कहे, क्योंकि आप जानते हैं काला धन पैदा करना कानून के खिलाफ है और काले धन का भारत से ट्रांसफर हो जाना और भी कानून के खिलाफ है। तो ये सरकार के खिलाफ पूरा मामला बनता है। सरकार ने कैसे उस पैसे को जाने दिया, और अगर ये मामला खुला तो खुलते खुलते बहुत दूर तक जाएगा। और वो कहां तक जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले एक भाई बात कर रहे थे फेरा रेगुलेशन की, उस बात को वो थोड़ा विस्तार देते तो बहुत अच्छा होता। हमारे यहाँ क्या होता है, ये पैसा भारत से विदेशों में जाता कैसे है? सबसे ज्यादा पैसा जाता है ट्रांसफर प्राइसिंग से। ट्रांसफर प्राइसिंग के 2 हिस्से हैं, ओवर प्राइसिंग और अंडर प्राइसिंग। हमारे देश की विदेशी कंपनियां या हमारे देश में काम करने वाली विदेशी कंपनियां अक्सर क्या करती हैं, एक उदाहरण से बताता हूं। पेप्सी कोला ने भारत सरकार से एमओयू साइन किया कि हर साल हम भारत का कम से कम $100 करोड़ का एक्सपोर्ट करेंगे, कम से कम। अब इन्होंने $100 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, तो होता क्या है वो आपको मैं बताता हूं। $100 करोड़ का जो एक्सपोर्ट किया उसका बिल बनता है $30 करोड़ का, $25 करोड़ का, $20 करोड़ का, या बनता है अधिक से अधिक $40 करोड़ का। माल तो चला गया $100 करोड़ का, बिल बना $40 करोड़ का, तो $60 करोड़ कहां गया? वो विदेशी बैंकों में ट्रांसफर हो गया। वो आना चाहिए था भारत में, लेकिन चला गया किसी विदेशी बैंक में। तो हमारे देश से जो निर्यात हो रहा है माल, वो अगर $1000 करोड़ का है तो बिल बनेगा $400 करोड़ का। अगर $10,000 करोड़ का है तो बिल बनेगा $4000 करोड़ का। एवरेज मैंने जो हिसाब निकाला है वो ये कि 40% का बिल बनता है और 60% यहां से ट्रांसफर हो जाती है पूंजी, और वो जाकर जमा हो जाती है विदेशी बैंकों में। ये धन हर साल में जो जाता है वो लाखों करोड़ों
करोड़ों रुपए में है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये मालूम है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये हमें बताता नहीं है। तो आप जैसे न्यायविद अगर चाहें तो राइट टू इंफॉर्मेशन में एक पिटीशन लगाएं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मजबूर करें कि आप बताओ हर साल में अंडर प्राइसिंग में कितना इस देश का पैसा ट्रांसफर हो रहा है। फिर इसका दूसरा उल्टा हिस्सा है ओवर प्राइसिंग। ओवर प्राइसिंग में क्या होता है, पेप्सी कोला या कोका कोला के साथ भारत सरकार का एग्रीमेंट है कि वो कोई भी मशीन लेके आएंगे विदेशों से तो मिनिमम प्राइस की मशीन लेके आएंगे। जैसे दुनिया में उनको एक मशीन लानी है बॉटलिंग करने की, अगर वो 100 करोड़ डॉलर की है और किसी दूसरे देश में 60 करोड़ डॉलर की है, तीसरे देश में वही मशीन 20 करोड़ डॉलर की है, तो पेप्सी कोला भारत सरकार का एग्रीमेंट है कि वो 20 करोड़ डॉलर वाली ही लाएंगे ताकि देश का विदेशी मुद्रा कोष का कम से कम धन खर्च हो। लेकिन पेप्सी कोला वाले क्या करते हैं कि जो 20 करोड़ डॉलर की मशीन है उसका बिल बनाते हैं 120 करोड़ डॉलर का, 220 करोड़ डॉलर का, 1000 करोड़ डॉलर का, और वो बिल भारत सरकार के सामने प्रस्तुत होता है। तो होता क्या है, जो 20 करोड़ डॉलर का माल है वो हमारे देश को आके पड़ता है 120 करोड़ डॉलर का, तो उसमें से 100 करोड़ डॉलर फिर ट्रांसफर हो जाता है। ये ओवर प्राइसिंग है। तो अंडर प्राइसिंग और ओवर प्राइसिंग सारी कंपनियां करती हैं और सारी विदेशी कंपनियों का सबसे बड़ा धंधा यही है अंडर प्राइसिंग ओवर प्राइसिंग का। कुछ कंपनियों का मैं आपको नाम लेके बताऊं, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान लीवर जैसी बड़ी कंपनियां, कॉलगेट पामोलिव जैसी बड़ी कंपनियां, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड कोलमैन, जॉनसन एंड जॉनसन जैसी बड़ी कंपनियां किस तरह के धंधे में इन्वॉल्व हैं। बासमती चावल आप हिंदुस्तान में खरीद के खाना चाहें तो 50 रुपए किलो से कम नहीं मिलेगा, लेकिन यही विदेशी कंपनियां बासमती चावल भारत से विदेशों में एक्सपोर्ट कर देते हैं 3-4 रुपए किलो पर। मेरे पास कुछ दस्तावेज हैं ऐसी कंपनियों के जो 6 रुपए किलो पर बासमती चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 5.5 रुपए किलो पर, 4 रुपए 80 पैसे किलो पर बासमती चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपको मिल रहा है वो 50 रुपए किलो में खाने के लिए और विदेशों में जा रहा है 5-6 रुपए किलो में। इसी तरह से कई विदेशी कंपनियां हैं। हिंदुस्तान की चीनी, जो क्यूबिक चीनी होती है, जो डेले वाली चीनी होती है, जो सबसे बेहतरीन मानी जाती है, 5 स्टार होटल में इस्तेमाल होती है, जो 30-40 रुपए किलो की आती है, वो चीनी आप खरीदो तो 30-40 रुपए किलो की है। विदेशी कंपनियां भारत से उसको 6-7 रुपए किलो में एक्सपोर्ट कर रही हैं। आपको हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया क्वालिटी का अल्फंजो आम और हापुस आम और रत्नागिरी आम देखने को नहीं मिलता, क्योंकि 12 आम 600 रुपए का है बंबई के बाजार में, 1 डजन आम 600-700 रुपए का है, तो आप खरीदो तो 600-700 रुपए का है। उसी 1 डजन आम को विदेशी कंपनियां एक्सपोर्ट कर देती हैं 30-40 रुपए में। ये अंडर प्राइसिंग में सारा एक्सपोर्ट होता है। और बहुत दुख की बात है कि हिंदुस्तान का जो टोटल एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें 60 से 70% एक्सपोर्ट अंडर प्राइसिंग पर है, और ये अंडर प्राइसिंग का एक्सपोर्ट है जो हमारी एक्सपोर्ट इनकम को घटाता है। और इसके उल्टा ओवर प्राइसिंग पर जो इंपोर्ट हो रहा है वो हमारे खर्चे को बढ़ाता है। तो हमारा खर्चा तो बहुत ज्यादा है क्योंकि हम ओवर प्राइसिंग पे इंपोर्ट कर रहे हैं। 20 रुपए की चीज 100 रुपए में बाहर से खरीद कर ला रहे हैं, हमारा 80 रुपए फालतू में जा रहा है। तो ज्यादा पैसा देकर बाहर से खरीद रहे हैं, ओवर प्राइसिंग में पैसा जा रहा है, कम पैसे पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ आमदनी कम आ रही है। दोनों को मिलाकर जोड़ें तो हर साल में 1.25 से 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान इस देश को हो रहा है। हम न्यायविद अगर चाहें तो इस पर एक जबरदस्त पिटीशन तैयार हो सकता है। देश के सुप्रीम कोर्ट में हम कर सकते हैं, हाई कोर्ट्स में भी कर सकते हैं, और ये पिटीशन इस देश की दिशा और बहुत सारा भाग्य बदल सकता है। 1-2 और छोटे उदाहरण आपको कहता हूं, 2-3 मिनट का समय बाकी है। हिंदुस्तान में एक और बड़ी समस्या है, ट्रांसफर प्राइसिंग से हमारा पैसा जाता है, ओवर प्राइसिंग अंडर प्राइसिंग से जाता है लाखों करोड़ों रुपए, और स्विस बैंक और विदेशी बैंकों में जमा हो जाता है, और वो पिछले 60-62 साल में 110 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच जाता है। और एक तरीका है जिससे इस देश का पैसा और धन संपत्ति बाहर जाता है, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी, फटी रह जाएंगी। एक केस स्टडी मैंने किया अभी तक कर्नाटक में, चिकमंगलूर नाम का एक जिला है, वहां पर कुद्रेमुख नाम की एक छोटी सी जगह है। हिंदुस्तान का बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर वहां
पैदा होता है और उस आयरन ओर को सरकार एक्सपोर्ट करती है। 2 करोड़ मीट्रिक टन आयरन ओर वहां से एक्सपोर्ट होता है। एक बार मैं कुद्रेमुख गया था व्याख्यान देने के लिए, तो वहां के एक अधिकारी से बात हुई कि आप आयरन ओर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या कीमत पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसने जब मुझे उत्तर दिया तो मैं हैरान हो गया। पहले तो मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत सुन लिया है, बाद में 3-4 बार उसने रिपीट किया, तब मुझे मानना पड़ा कि बात सही है। मैंने पूछा क्या भाव में आप बेचते हो इस आयरन ओर को, तो उसने कहा राजीव भाई 2 करोड़ मीट्रिक टन आयरन ओर हम जापान को देते हैं, अमेरिका को देते हैं, और इसकी कीमत है 15 पैसा किलो। 15 पैसे किलो में हम हमारा आयरन ओर बेचते हैं, जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का है। कुद्रेमुख आयरन ओर के बारे में माना जाता है कि उस आयरन ओर से अगर हम स्टील तैयार करें तो सालों साल उस स्टील में जंग नहीं लगता। इस क्वालिटी का आयरन ओर हमारे पास है, जो दुनिया में किसी देश के पास नहीं है, और हजारों साल से है। ये आज की बात नहीं। वो आयरन ओर सबसे अच्छी क्वालिटी का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 15 पैसे किलो में। कि देश की संपदा और संपत्ति को कौड़ी के भाव में हमारे नेता और सरकारें बेच रही हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाना, हाई कोर्ट के संज्ञान में लाना बहुत जरूरी है। और इन पर जबरदस्त PIL किए जा सकते हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट में हो सकता है, महाराष्ट्र हाई कोर्ट में हो सकता है, गोवा में हो सकता है, झारखंड में हो सकता है, फिर उड़ीसा में हो सकता है, और बाद में लगे तो सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है। ऐसे हमारे देश में एक नहीं 20 मुद्दे हैं। एक और मुद्दा बताता हूं, पेप्सी कोला और कोका कोला 2 कंपनियां भारत सरकार से अभी थोड़े दिन पहले एक एग्रीमेंट किया है, जो मालूम ही नहीं है देश को, छुपा के रखा है सरकार ने वो एग्रीमेंट। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, ऐसे 10 देशों का केमिकल वेस्ट इंपोर्ट करके लाएंगे और भारत में डंप करेंगे उसे। भारत में केरल नाम का सबसे सुंदर राज्य है, जिसको भगवान का राज्य माना जाता है। उस केरल के सबसे सुंदर स्थानों में एक स्थान है जिसको वाइपिन कहा जाता है। वाइपिन एक वेट है, समुद्र के बीच में है, बहुत ही खूबसूरत है, और मैनग्रूव्स का सबसे बड़ा जंगल है वो दुनिया का। इस समय हजारों किस्म की जड़ी बूटियां वहां पर मिलती हैं। उस वाइपिन द्वीप समूह पर दुनिया भर के देशों का केमिकल वेस्ट लाकर डंप करना है, ये पेप्सी और कोका कोला कंपनी ने भारत सरकार से एग्रीमेंट साइन किया। केरल के नागरिकों को जब मैंने कहा आपको मालूम है आपका वाइपिन द्वीप थोड़े दिन में नाश हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, उन्होंने कहा मालूम ही नहीं है, एग्रीमेंट साइन हुआ है। RTI में एक पिटीशन लगाया है, सरकार उसमें बहाने बना रही है कि देश की सुरक्षा की दृष्टि से यह सूचना देना जरूरी नहीं है। माने नागरिक, कल को वो केमिकल वेस्ट आएगा, उसमें एटॉमिक वेस्ट भी आ सकता है, और एटॉमिक वेस्ट अगर डंप होना शुरू हो गया तो हिंदुस्तान का वो पूरा इलाका लोगों की मौत का कब्रगाह बन सकता है। कुछ भरोसा नहीं, कुछ पता नहीं। जो केमिकल्स आएंगे उनके साथ क्या बैक्टीरिया आएंगे, कौन से वायरस आएंगे, उसका कुछ पता नहीं। लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी तबाह हो सकती है, खत्म हो सकती है। एक ऐसा मुद्दा है जिसको सरकार कहती है ये ऑफिशियल सीक्रेट है, इसको हम नहीं बता सकते। आप जैसे न्यायविद अगर लग जाएंगे तो ऐसे सैकड़ों ऑफिशियल सीक्रेट आपके बाहर हम निकलवा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी एक छोटी सी बात और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। अभी थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ बंबई पर अटैक हुआ, माफ करिए मुंबई पे अटैक हुआ, और 200 लोग हमारे मार दिए पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, और हमारे कुछ जांबाज पुलिस अधिकारी भी उसमें मारे गए 14, जिनके नाम आप सभी जानते हैं, हेमंत करकरे और सभी लोग। ये सारे लोग मारे गए, कारण क्या था? बुलेट प्रूफ जो जैकेट थी उनकी वो घटिया थी, नकली थी, उसमें से गोली पार गई और वो सब मारे गए। हिंदुस्तान के आर्मी के सारे जवानों के पास ऐसी ही बुलेट प्रूफ जैकेटें हैं जो हेमंत करकरे के पास। हमारे देश के जवानों के बारे में अभी थोड़े दिन पहले से मैं कुछ अध्ययन करना शुरू किया तो पता चला कि पाकिस्तान की सेना से आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ करते हुए अब तक इस देश के 56,000 से ज्यादा जवानों ने शहीदी प्राप्त की है या अपनी कुर्बानी दी है। उनमें से 70% सिर्फ इसलिए मारे गए कि सबके पास घटिया बुलेट प्रूफ जैकेट है, गोली उसमें से पार जाती है, रुकती नहीं।
और उससे भी ज्यादा दुख और दर्द की कहानी है कि हिंदुस्तान की सीमा पर एक एक इंच जमीन की रक्षा करने के लिए जो जवान अपने प्राणों की बाजी लगा रहे, आपको मालूम है हमारे देश की सीमा के जवान ऐसे इलाके में तैनात हैं जहां तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, -30, -40, -45, जहां पर पूरे शरीर का खून जमा हो जाता है, वहां एक एक जवान 24-24 घंटे ड्यूटी दे रहा है। उन जवानों के पास रात में देखने के लिए उपकरण नहीं है, वो अपनी आंखों से देखते हैं। उनको हमारी सरकार अभी तक उपकरण मौजूद नहीं करा पाई, उपलब्ध नहीं करा पाई। और लड़ने के लिए उनके पास जो राइफलें हैं वो बाबा आदम के जमाने की है, 30 साल पुरानी, 40 साल पुरानी। आतंकवादी आते हैं तो AK-47 लेके आते हैं, AK-56 लेके आते हैं, कलाशनिकोव लेके आते हैं, जिसमें एक बार ट्रिगर दबाया तो 56 गोलियां निकलती हैं कुछ सेकंड में। और हमारे सेना के जवानों के पास जो राइफलें हैं वो ऐसी हैं जिनमें एक ट्रिगर दबाओ तो 1 या 2 गोली या 3 गोली निकलती है 1-2 सेकंड। तो जवान ज्यादा हताहत होते हैं और आतंकवादी कम मारे जाते हैं। पिछले 20 सालों से यह सिलसिला चल रहा है। सरकार उनको जैकेट उपलब्ध नहीं करा पा रही है, राइफलें अत्याधुनिक नहीं दे पा रही है, रात में देखने लायक उपकरण नहीं है हमारे जवानों के पास। इस स्थिति में हमारे जवान काम कर रहे हैं और दुख और दर्द मुझे इस बात का है कि इन जवानों को कंट्रोल करने वाली जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसमें डिफेंस का एक भी आदमी नहीं है। ताली मत बजाइए इस पर। हमारे हिंदुस्तान के 14 लाख जवानों को कंट्रोल करने वाली जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उस डिफेंस मिनिस्ट्री में चपरासी से लेकर और मिनिस्टर तक एक भी डिफेंस का आदमी नहीं है। सारे लोग सिविलियन हैं जो डिफेंस मिनिस्ट्री चला रहे हैं। अब सिविलियन आदमी से आप डिफेंस मिनिस्ट्री चलवा रहे हैं जिसको पता ही नहीं है कि AK-47 में और 30 साल पुरानी राइफल में क्या अंतर है। तो जवानों की मौत तो ऐसे ही बेदर्दी से हो रही है। और चूंकि कोई दूसरा लाल बहादुर शास्त्री इस देश में अभी तक नहीं आया है, आ गया होता तो इस देश का नक्शा उन्होंने बदल दिया होता। जय जवान जय किसान का नारा दिया था, तब उन्होंने कहा था कि इस देश की अगर रक्षा करनी है तो 2 समूहों की रक्षा पहले करो, किसानों की और जवानों की। किसान अगर पेट से भूखा रहा और खेत में अन्न पैदा नहीं हुआ तो सारा देश भीख मांगेगा दूसरों के सामने। और जवान अगर सुस्त हो गया और पूरी तरह से लैस नहीं हुआ हथियारों से तो ये देश सुरक्षित नहीं रहेगा। तब उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। और पहली बार हिंदुस्तान में एक प्रधानमंत्री ने जवानों की तनख्वाह बढ़ाई थी अधिकारियों की तुलना में कई गुना। दोबारा कोई आया नहीं लाल बहादुर शास्त्री जैसा प्रधानमंत्री। जवानों के दुख दर्द पर किसी का ध्यान नहीं और देश की सुरक्षा पूरी तरह से खतरे में है। तो मेरा आप सब लोगों को बीच में ये सब बातें लाने का एक ही मकसद है कि क्या हम सब मिलकर इन छोटी छोटी बातों पर कुछ प्रयास करके, कुछ स्पेस अपना बड़ा करके, कुछ पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन लाके, देश की सुरक्षा का मुद्दा उठाकर, देश के स्वाभिमान का मुद्दा उठाकर, देश की धन संपदा के लुटने का मुद्दा उठाकर पूरे देश में कोई ऐसी व्यवस्था ला सकते हैं जिसका उदाहरण मैंने मेरे व्याख्यान के शुरू में दिया कि आपके बीच में से एक भाई निकले MC मेहता और उन्होंने पूरी दिल्ली और देश के लिए नई दिशा दे दी। दूसरा कोई हमारे बीच में से ऐसा कोई MC मेहता निकले जो इन मुद्दों पर देश के लिए कोई नई दिशा दे सके तो बहुत सार्थक होगा हम सबका भारत स्वाभिमान के साथ जुड़ना। इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके ध्यान में ये सब बातें लाना है। और इनके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, कभी समय मिला तो वो भी शेयर करूंगा। लेकिन इन छोटी छोटी बातों पर कहीं 1, 2, 3, 10, 20, 50 समूह काम करना शुरू कर दें। आपके आसपास आप देखें कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आप काम कर सकते हैं और कोर्ट ने दिए हुए स्पेस का इस्तेमाल करके इन सब चीजों पे कोई अच्छा समाधान ढूंढ सकते हैं इसी व्यवस्था में रहते हुए। तो आप सब करें, हम सब एक साथ मिलकर करेंगे, जरूर हमें सफलता मिलेगी, भगवान हमें जरूर शक्ति देगा।